नमस्कार मित्रों, फिर एक बार एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज हम चर्चा करेंगे जयपुर विकास प्राधिकरण की यमुना विहार आवासीय योजना के बारे में। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपका आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन करने से पहले आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए आवश्यक, अत्यंत ही आवश्यक सूचनाओं का विवरण आपको प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। एक बात और आपको बताता चलता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यमुना विहार, गंगा विहार और सरस्वती विहार तीनों योजनाओं की लाइव विजिट के वीडियोस मिल जाएंगे। मित्रों, जाकर के उन वीडियोस को देखिए। क्योंकि किसी भी योजना की भूभौतिक स्थिति के बारे में यदि हम नहीं जानते हैं तो वहां आवेदन करना उचित नहीं है। यदि आपको अपने आस पड़ोस का पता नहीं है कि वहां और कौन सी बस्तियां हैं, किस तरह की जलवायु परिस्थितियां हैं, तो वहां आवेदन करना ठीक नहीं होता। इसलिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के और वहां की गंगा विहार और यमुना विहार और सरस्वती विहार तीनों की लाइव विजिट वाली वीडियो अवश्य देखने चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत परामर्श है। मित्रों, पहला निवेदन तो यह है कि वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है तो क्या वह उचित स्थान पर लग रहा है। आवेदन आप कर रहे हैं तो क्या आप सही आवेदन कर रहे हैं। कहीं आपका आवेदन गलत हो जाए और आवेदन निरस्त होकर वो पैसा डूब जाए, ऐसा ना हो। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। यमुना विहार योजना की स्थिति कहाँ है, स्थिति मतलब भौतिक स्थिति, तो उसके विषय में चर्चा करते हैं। यमुना विहार आवासीय योजना जोन 14 अर्थात जेडीए जोन 14 में चाकसू तहसील के काठावाला गांव में टोंक रोड के पास में स्थित है। मित्रों, यदि इस योजना का लाइव विजिट आपको देखना है तो आपको इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अतः आप उस वीडियो को भी अवश्य देख लेना। यह योजना जयपुर विमानपत्तन से 39 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहाँ कुल कितने भूखंड हैं और उनकी आरक्षित दर क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर भूखंडों की कुल संख्या है 232 और यहाँ पर आरक्षित दर है 15,500 प्रति वर्ग मीटर। कुल कितने प्लॉट से हैं, किस साइज के प्लॉट से हैं, किस कैटेगरी में कितने प्लॉट से, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग ले रहे हैं EWS। EWS में 43 प्लॉट हैं और ये अधिकतम इनका आकार होगा 45 वर्ग मीटर का। LIG वाले जो प्लॉट्स हैं वो 66 हैं और इनका आकार है 46 वर्ग मीटर से लेकर 75 वर्ग मीटर तक। MIG टाइप ए के जो प्लॉट हैं ये कुल 74 प्लॉट हैं। इनका आकार होगा 76 वर्ग मीटर से लेकर 120 वर्ग मीटर। MIG टाइप बी, यहाँ गलती से ए टाइप हो गया, MIG टाइप बी, यहाँ पर कुल 11 प्लॉट हैं। इनकी आकृति होगी 121 से लेकर के 220 वर्ग मीटर तक। HIG वाले कुल 38 यहाँ पर भूखंड होंगे जिनकी साइज अर्थात आकार होगा 220 वर्ग मीटर से अधिक। अब यहाँ पर किस वर्ग में कितनी इनकम लिमिट सुनिश्चित की गई है उस पर चर्चा कर लेते हैं मित्रों। आय सीमा पर तो वर्ग है EWS, इसकी आय सीमा होनी चाहिए प्रारंभ से 3 लाख तक, और LIG इसमें 3 लाख 1 रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक। MIG टाइप ए इसमें होनी चाहिए 6 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक, और MIG टाइप बी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आय होनी चाहिए 12 लाख 1 रुपये से 18 लाख रुपये तक। यह वार्षिक आय के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। HIG में आय होनी चाहिए 18 लाख से ऊपर। तो मित्रों, ये प्रति वर्ष की जो आपकी आय होगी उसके अनुसार आपकी कैटेगरी सुनिश्चित की जाएगी और उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद बात आ रही है
कौन कौन से इनकम ग्रुप वाले लोग यमुना विहार योजना में अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों, सभी इनकम ग्रुप वाले यमुना विहार योजना में अप्लाई कर सकते हैं। वस्तुतः गंगा विहार योजना में MIG 1 तक के ही भूखंड हैं, अतः वहाँ 12 लाख रुपए आय सीमा तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित है कि यहाँ पर सभी आय वर्ग के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस वर्ग के लिए क्या दर सुनिश्चित की गई है। तो मित्रों, EWS वर्ग के लिए 7,750 प्रति वर्ग मीटर दर सुनिश्चित की गई है। LIG के लिए 12,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर सुनिश्चित की गई है। MIG टाइप A के लिए JDA ने 15,500 प्रति वर्ग मीटर सुनिश्चित की है। MIG टाइप B के लिए 16,275 प्रति वर्ग मीटर सुनिश्चित की है और HIG के लिए 17,050 रुपये प्रति वर्ग मीटर सुनिश्चित की है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में बता देता हूं। इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 13 मई 2025 से और आवेदन की अंतिम तिथि है 12 जून 2025। आवेदन में सुधार और निरस्त की सुविधा, यानी आप चाहें कि भाई मेरा आवेदन तो आप कैंसिल कर दो, तो यह सुविधा है 13 जून से 16 जून तक, सुधार और निरस्त दोनों तरह की सुविधाएं। इसके बाद चलते हैं लॉटरी ड्रा की तिथि क्या है। तो मित्रों, लॉटरी ड्रा की तिथि है 2 जुलाई 2025। अब चर्चा करते हैं पंजीकरण शुल्क की। तो मित्रों, EWS वर्ग में 10,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है और LIG श्रेणी में 20,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है। MIG टाइप A में 30,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है और श्रेणी MIG टाइप B इसमें 40,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है और श्रेणी HIG में 50,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है। अब चर्चा करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। मित्रों, ये जो पंजीकरण शुल्क है यह आपकी फीस रिफंडेबल है। यदि आपका भूखंड लॉटरी ड्रा में नहीं निकलता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। एप्लीकेशन की जो फीस है, यानी आवेदन का जो शुल्क है वह 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये ये नॉन रिफंडेबल है, अर्थात ये वापस नहीं होगा। ये आवेदन शुल्क है केवल। आप समझ ले, पंजीकरण शुल्क अलग चीज़ है और आवेदन शुल्क अलग चीज़ है। तो आवेदन शुल्क जो है 1,000 रुपये होता है, वह JDA आपको वापस नहीं करेगा। आ गए हैं हम अगले बिंदु पर। क्या हम JDA की तीनों योजनाओं, अभी हाल में 3 योजनाएं, गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार, क्या तीनों में आवेदन कर सकते हैं? तो मित्रों, बार बार आपके ये प्रश्न कमेंट में आ रहे थे। जी हाँ, आप तीनों में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक बार समझा रहा हूं। यहां मेरा तात्पर्य यह है, JDA की नियमावली कहती है कि आप तीनों योजनाओं में आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको तीनों ही योजनाओं में प्लॉट निकल गए लॉटरी ड्रा में, तो आपको मात्र एक ही प्लॉट रखना है, बाकी 2 प्लॉट सरेंडर करने पड़ेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप एक ही नाम से एक योजना में एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकते, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आपका पंजीकरण शुल्क भी जब्त कर लिया जाएगा। और मित्रों, जो बाकी योजनाएं सरस्वती विहार और गंगा विहार, दोनों योजनाओं के वीडियो के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और हाँ, मैंने इन योजनाओं का लाइव विजिट भी करवा रखा है, तो उनके वीडियो भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे।
अप्लाई कैसे करें? तो मित्रों, आवेदन की प्रक्रिया यह है कि भूखंडों के लिए आवेदन की वेबसाइट, आप जयपुर विकास प्राधिकरण की एक वेबसाइट है www.jda.rajasthan.gov.in, इसके माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र कियोस्क केंद्रों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों, आप अपने मोबाइल से भरने का प्रयास मत करना, इसमें हानि हो सकती है। कई लोगों का पेमेंट हो जाता है किंतु उसका विवरण आपको मैसेज में प्राप्त नहीं होता। तो चूंकि ई मित्र वाले इन कार्यों में दक्ष होते हैं, इसलिए आपको ई मित्र के माध्यम से ही करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत परामर्श आपको है। ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता द्वारा बैंक खाता संख्या व बैंक खाता के IFS कोड को स्पष्ट रूप से ऑनलाइन अंकित किया जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण राशि का भुगतान आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से इत्यादि के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, उसमें QR कोड आएगा, ई मित्र के माध्यम से आप करेंगे तो QR कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण 3 बिंदु है, वो समझा देता हूं। आवेदन की पात्रता के लिए आवेदक का क्या क्या होना चाहिए? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। किसको? आवेदक को। इसमें लिख रखा है बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द राजस्थान। अगला बिंदु है आवेदक की आयु। आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होनी अनिवार्य है, यानी जिस डेट को आप आवेदन कर रहे हैं उस तिथि को आप 18 वर्ष से अधिक हो चुके हों। आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजनाओं की अवधि में चालू होना चाहिए। भाई, ये जो योजना जब तक चले, आपकी लॉटरी ड्रा निकले, आपके पैसे वापस आए अथवा वहां पे आप पैसे जमा कराएं, तब तक वो चालू रहना चाहिए। नेक्स्ट है फ्री होल्ड, लीज होल्ड। ये समझा देता हूं भैया, इसका लीज होल्ड है 99 साल का इन भूखंडों का। उसके बाद में जो इनकम प्रूफ होगा किस वित्तीय वर्ष का होगा? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा 2024-25। पेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा और फुल पेमेंट 30 दिन में करना होगा, उसको मैं समझा रहा हूं। लॉटरी में सफल आवेदक को पूर्ण भुगतान आवंटन सह मांग पत्र जारी होने के 30 दिवस के अंदर भूखंड के सर्विस नंबर से चालान के माध्यम से नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से प्राधिकरण में स्थित या फिर जयपुर की किसी भी ICICI बैंक की शाखा में संबंधित योजना के खाते में पूरा भुगतान जमा कराना होगा। आगे है, इसका एक लॉक इन पीरियड और होता है। यदि आपके नाम से प्लॉट आवंटित हो गया तो आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखंड का हस्तांतरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। इन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? आवंटन के 0 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 10% शुल्क वसूल कर और 5 से 10 वर्ष की अवधि में यदि हस्तांतरण करते हैं तो प्रचलित दर का 5% शुल्क वसूल करके विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। यदि आप आवंटन के 5 वर्ष तक उस भूखंड का हस्तांतरण किसी को करते हैं तो आपको 10% शुल्क देना पड़ेगा, और यदि आप 5 से 10 वर्ष की अवधि के बीच हस्तांतरण करते हैं तो आपको प्रचलित दर का, प्रचलित दर मतलब उस समय जो दर होगी ऐसा मान के चलो, ठीक है, उसका 5% शुल्क वसूल करके नियमानुसार विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। अब मित्रों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रखने हैं? मान लो आपके नाम आवंटन हो जाए तो ये आपके पास होने चाहिए कागज। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1। नंबर 2, पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर। सिग्नेचर तो आप वहीं करो, कोई खास बात नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि मान लो वो किसी आरक्षित वर्ग में है तो, और रिलेवेंट एफिडेविट गिवन इन ब्रोशर, और इससे संबंधित जो भी शपथ पत्र हैं वो आपको नियमावली के ब्रोशर में मिल जाएंगे।